Hello everyone, welcome to Bind EduTech. Unit number 4 का फर्स्ट पार्ट, दैट्स आवर EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन को स्किप किए थे, आज उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। दैट Lenz law is the consequence of conservation of, first option, mass, second option energy, third option charge, and fourth option momentum। थियोरेटिकल पोर्शन हम लोग को ये बताता है that Lenz law is based on the consequence of conservation of energy, but only स्टेटमेंट जान लेने से हम लोग को इसमें नॉलेज नहीं मिलेगा। एक्चुअली होता क्या है वो हम आपको बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेंज लॉ क्या है कि जब भी किसी कॉइल से जो लिंक जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसका वैल्यू चेंज होने से एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो उस ईएमएफ का जो डायरेक्शन होता है, पोलैरिटी होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है कि जो या जिसके कारण वो इंड्यूस होता है ये उसी को अपोज करता है कि द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेज द काउज विच प्रोड्यूसेस इट। मान लीजिए ये कोई कॉइल है और दिस इज अ बार मैग्नेट, these are the magnetic field lines। अब जैसे कोई बार मैग्नेट है उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहा है और नॉर्मली इस क्लोज सरफेस से पार हो रहा है, तो ट्रीटेड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। अब जैसे ही आप सपोज कीजिए इस बार मैग्नेट को सामने लाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन उस ईएमएफ का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा कि वो इस चीज़ को अपोज करेगा इन द सेंस कि यहाँ पर नॉर्थ पोल डेवलप करेगा और यहाँ पर साउथ पोल, जिसके कारण जो नॉर्थ में है रिपल्सन होगा। और हम लोग जो ये कॉइल को सामने ला रहे हैं, हम लोग जिस बार मैग्नेट को सामने ला रहे हैं, तो ये कॉइल इस फेनोमेना को अपोज करेगा दैट कि वो सामने ना आए। तो देन यदि हम लोग फिर भी फोर्सिबली इस कॉइल को सामने लाते हैं तो हम लोग के द्वारा जो मैकेनिकल वर्क किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा इसको, मैकेनिकल वर्क डन जो किया जाएगा वो मैकेनिकल वर्क डन इसके अंदर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। इसका यदि हम लोग रिवर्स कंडीशन लेते हैं, सपोज दैट इज़ बार मैग्नेट को यदि हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर ले जाते हैं, तो यदि इस बार मैग्नेट को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो जो पास होने वाला लाइंस का संख्या है वो संख्या चेंज होगा, क्योंकि एरिया कांस्टेंट है ऑलरेडी, तो एरिया से यहाँ पर कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है।
तो जैसे ही हम लोग मैग्नेट को धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और यदि फ्लक्स चेंज होगा एट द इंस्टेंट ईएमएफ इंड्यूस होगा। एंड यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन बाय फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किया जा सकता है। बट नाउ लेंज लॉ के अनुसार इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा कि नाउ दिस टाइम ऊपर में साउथ पोल डेवलप होगा और नीचे में नॉर्थ पोल डेवलप होगा। तो हम लोग इस बार मैग्नेट को जो ऊपर ले जा रहे हैं, तो साउथ पोल डेवलप होने के कारण ये साउथ पोल इस बार मैग्नेट को अपनी ओर खींचेगा, और जब उसको अपनी ओर वो खींचेगा तो उस परिस्थिति में, उस कंडीशन में हम लोग फोर्सिबली अपना मैकेनिकल वर्क करके यदि इस बार मैग्नेट को ऊपर ले जाएंगे तो वो वर्क डन दैट इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, वो वर्क डन इसके अंदर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग मैग्नेट को सामने ले आ रहे थे या मैग्नेट को दूर ले जा रहे थे, तो दोनों कंडीशन में यहाँ पर जो पोलैरिटी इंड्यूस हुआ वो कुछ इस प्रकार से हुआ कि हम लोग का जो मतलब हम लोग जो काम करना चाह रहे थे ये उसको अपोज किया। यहाँ पर जो रिलेटिव वर्क डन किए वही वर्क डन यहाँ पर एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट लेंज लॉ is the consequence of conservation of energy. Next, ED currents do not cause, ED current से क्या नहीं होता है? फर्स्ट ऑप्शन है डैम्पिंग, ये तो होता है डेड बीट गैल्वेनोमीटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का एग्जांपल है, तो डैम्पिंग होता है। सेकंड ऑप्शन है हीटिंग, ऑप्शंस पहले लिख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है स्पार्किंग एंड फोर्थ है लॉस ऑफ एनर्जी। थर्ड ऑप्शन है स्पार्किंग, लॉस ऑफ एनर्जी। ईडी करंट जिनका नाम फोकल्स करंट भी होता है, तो ईडी करंट से इनमें से क्या नहीं होता है? तो देखिए डैम्पिंग होता ही है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो डैम्पिंग होता है जो डेड बीट गैल्वेनोमीटर में यूज होता है, इस फेनोमेना का एक्सप्लेनेशन है थियोरेटिकल पोर्शन में कंप्लीट इसका। हीटिंग, ईडी करंट्स आर द सर्कुलेटिंग करंट्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस होता है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कारण ये चीज़ इसका आंसर नहीं हुआ, क्योंकि ईडी करंट्स काउज होता है हीटिंग का। स्पार्किंग एक ऑप्शन है और एक ऑप्शन है लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी लॉस करेगा ही, और इससे स्पार्क होना एक तरीके से बोल सकते हैं कि आग लग जाना, वो नहीं होता है। गिवन ऑप्शन में से यही सही है। नेक्स्ट है व्हेन द number of turns of a coil is doubled, its self inductance क्या हो जाएगा? when the number of turns, यदि उसको हम लोग इंक्रीज करेंगे, if the number of turns, if the number of turns ऑफ ए कॉइल इंक्रीजेज, क्योंकि ऑप्शंस में कुछ भी हो सकता है, इंक्रीजेज, एंड यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि वो इंक्रीज करेगा
डबल दिया हुआ है तो इसका जो इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, इंक्रीजेज डबल्ड इट्स सेल्फ इंडक्टेंस। इसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है बिकम्स हाफ, सेकेंड ऑप्शन है बिकम्स डबल्ड, थर्ड ऑप्शन है बिकम्स 1/4, फोर्थ ऑप्शन है बिकम्स 4 टाइम्स। तो देखिए किसी भी लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बी होता है और उससे जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होता है उसके लिए लिखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। किसी सोलेनॉइड के लिए जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो उसका जो वैल्यू होता है, इसका एक्सप्रेशन थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको बताया गया है। सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड का फॉर्मूला यदि आपको याद है तो देन उसके मदद से आप ये वैल्यू लिख सकते हैं, और यदि नहीं याद है तो उसको डेरिवेशन करना पड़ेगा, बट अभी उसका डेरिवेशन हम लोग को काफ़ी लॉन्ग पड़ेगा, दैट्स वाई हम आपको डायरेक्ट उसको लिख देते हैं। देखिए दो फॉर्म में होता है, L बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर A बाय L, म्यू नॉट एन स्क्वायर A बाय L, ये आया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के फॉर्म में। और इसी चीज़ को यदि हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के फॉर्म में देखें तो क्या किया जा सकता है। देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n इज इक्वल टू n बाय L। तो यहाँ से n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाय लेंथ n इंटू L। तो L इज इक्वल टू म्यू नॉट, इसके जगह n इंटू L का स्क्वायर A बाय L। तो यहाँ से L बराबर म्यू नॉट n स्क्वायर L स्क्वायर A बाय L। ये कैंसिल हो जाएगा, एक L बराबर म्यू नॉट n स्क्वायर L इंटू ए। L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। अब आपको इसमें बोला जा रहा है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको डायरेक्टली डबल किया गया है, मतलब जो n का वैल्यू है उसके जगह यदि 2n कर दिया जाए तो क्या होगा, लिखेंगे इफ़ n इज इक्वल टू 2n। नंबर ऑफ टर्न्स को यदि डबल कर दिया जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ n का स्क्वायर की जगह 2n का स्क्वायर, तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4n का स्क्वायर। इनिशियल स्टेज में L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर था और अभी ये हम लोग का 4 टाइम्स हो गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4 टाइम्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ डेड बीट गैल्वेनोमीटर द कॉइल इज वुंड ऑन ए फ्रेम मेड ऑफ। किसी डेड बीट गैल्वेनोमीटर में जो कॉइल होता है उसको हम लोग जिस फ्रेम में वुंड करते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि जिस फ्रेम में हम लोग उसको मोड़ते हैं वो कैसा होना चाहिए। ऑप्शंस हैं मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। देखिए, इन अ डेड बीट गैल्वेनोमीटर in a dead beat galvanometer the coil is wound on a frame made of। The coil is wound on a frame made of फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नेटिक मटेरियल, सेकंड ऑप्शन नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, थर्ड ऑप्शन गुड कंडक्टर, फोर्थ ऑप्शन बैड कंडक्टर। जो वर्किंग होता है डेड बीट गैल्वेनोमीटर का, तो डिफ्लेक्शन शो करने के लिए जो फ्रेम बनता है जिसको हम लोग वुंड करते हैं वो गुड कंडक्टर का ही होना चाहिए, तभी वो कंडक्ट करेगा और इफ़ेक्टिव रिजल्ट को दिखा पाएगा। डेड बीट गैल्वेनोमीटर के बारे हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं और इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको ईडी करंट में मिलेगा। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। एक और क्वेश्चन है ऐसे थ्योरेटिकल कि द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग ऑफ परफेक्टली कपल्ड कॉइल इज स्लाइटली मोर देन 1। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग the coefficient of coupling for a perfectly coupled coil is first option 0, 1, greater than 1 and infinite। देखिए, परफेक्टली कपल्ड कॉइल के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है उसका वैल्यू 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर जो इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्शन, वो आपको सही तरीके से नहीं हो पाएगा और इसका जो वैल्यू आता है दैट्स
हम वैल्यू लिख देते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का वैल्यू k इज इक्वल टू रूट अंडर m बाय L1 इंटू L2। ये कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है। यहाँ पर जो m है वो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को दिखा रहा है, और यहाँ पर आपको जो L1 और L2 है वो दो जो हम लोग इंडक्टर यूज कर रहे हैं, तो दोनों का इंडक्टेंस को, एक का कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को बता रहा है L1 और एक को बता रहा है L2। तो परफेक्टली यदि कपल्ड कॉइल रहेगा तो उसके लिए वैल्यू इसका स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होगा। अब एक सवाल है कि चूज द करेक्ट रिलेशन। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। चूज द करेक्ट रिलेशन। फर्स्ट है dq d phi बाय r। सेकेंड है dq इज इक्वल टू d phi इंटू r। थर्ड है dq इज इक्वल टू r स्क्वायर d phi। अच्छा, d phi थोड़ा किताब में एक्चुअली q और phi में ना थोड़ा ऑलमोस्ट सेम जैसा लिखा है। एंड नाउ dq इज इक्वल टू d phi बाय r स्क्वायर। देखिए, इस प्रश्न के लिए आपको फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जानना पड़ेगा, जिसके अनुसार EMF E इज इक्वल टू होता है d phi बाय dt। EMF E इज इक्वल टू d phi बाय dt एंड EMF इज नथिंग बट इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग को जो टर्म चाहिए वो तो इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, तो देन क्या हो सकता है इसके लिए? तो इसके लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पुट करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को यदि पुट किया जाए तो, और थोड़ा वेरीफाइड फॉर्म में इसको हम लोग ऐसे बाय द वे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू d phi बाई dt। ई की जगह यूज किए हैं v। अब इसके बाद ओम्स लॉ बताता है v इज इक्वल टू आई आर। v इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ v इज इक्वल टू आई आर। ये जो वैल्यू है v इज इक्वल टू आई आर, उसको यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। आई आर इज इक्वल टू d phi बाई dt। दिए हुए ऑप्शन में भी अभी तक हम लोग का वैसा कोई टर्म दिख नहीं रहा है जो कि इसको सेटिस्फाई करे। इसके लिए हम लोग करंट को हम लोग डिफाइन करेंगे, दैट व्हाट इज करंट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट।
द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो करंट का जो एक्सप्रेशन होता है I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ऐसे लिख सकते हैं। और इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए, डी क्यू बाई डी टी इंटू आर इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू, जैसे v इज इक्वल टू आई आर है, तो देन इसके बाद यदि यहाँ से हम लोग का कोई टर्म कैंसिल हो रहा है तो देन इजीली हम लोग देख सकते हैं कि दोनों साइड से dt और dt कैंसिल होने लायक है। तो यदि dt और dt दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग जो क्वांटिटी आपके पास बचेगा दैट्स डी क्यू इंटू आर इज इक्वल टू डी फाइव। देखिए बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, दैट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डी फाइव है और ये क्यू है। तो मे भी पॉसिबल थोड़े समय के लिए हम खुद भी कंफ्यूज थे कि मतलब मे भी पॉसिबल वो हो सकता है क्या। तो देखिए इसके लिए आप बहुत ही सिंपल तरीके से देख सकते हैं। हम लोग यदि यहाँ से सिर्फ डी क्यू का वैल्यू लिखें तो डी क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, डी फाइव बाई आर। तो डी क्यू इज इक्वल टू डी फाइव बाई आर। ये ऑप्शन हम लोग को दिख जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो स्टूडेंट्स जो पीडीएफ अवेलेबल है उसमें थोड़ा ये ऑप्शन आपको बी में है और ये ए में है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। सही आंसर क्या है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और कुछ डिफरेंट तरह के और प्रश्नों को देखेंगे। जिस पॉइंट्स को मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए आपको बताए हैं वो सब ध्यान से टेक रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच, बाय।